इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ, आराम आराम से नोट करते रहना। काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शंस। जो होमोजेनियस रिएक्शन मीन्स जो एक टाइप के होते हैं, एक तरह के जिनका नेचर होता है, उनको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। ठीक है, जो एक जैसे ही होते हैं, सजातीय भी कहते हैं। तो इनके जो काइनेटिक्स किसे कहते हैं? गति, मूवमेंट, उसे कहते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है, अब मेरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। एक होता है स्टैटिक्स, जो चलता फिरता नहीं है, जिस स्थिर है, उसे बोलते हैं स्टैटिक्स। और जो चलता है, जिसमें एक्टिविटीज होती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये सारी चीजें आप यहाँ होंगे। तो पहली चीज है कि उसमें एक्टिविटीज है, उसमें गति है, वो चल रहा है। तो जो एक तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे हमने मिलाया, हमने क्रिया क्या की? कोई रिएक्शन करने की, हमने उसको उकसाया, कोई चीज मिला दी, जैसे सोडियम और क्लोराइड को मिला दिया हमने, तो वो हुई क्रिया। और जब मिलाया उसके बाद क्या होगी? क्रिया होगी, रिएक्शन होगा ना उनके बीच में आपस में। ठीक है, उसे बोलते हैं रिएक्शन। एक होता है एक्शन, दूसरा होता है एक्शन के बाद रिएक्शन। समझ में? तो हम बात करते हैं सीधे इसके बाद रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। हम बोलते हैं एक्शन ऑलरेडी हो गया, दो चीजें मिलाई, उसके बाद रिएक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब होमोजीनियस की बात होती है, तो जो एक टाइप के रिएक्शन होते हैं, उनके हम किसके बारे में यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं? उनकी काइनेटिक्स क्या है, उनकी गतिकी क्या है, जो उनमें एक्टिविटीज हैं, जो उनकी क्रियाकलाप हैं, कह सकते हैं। ठीक है, मैं उसको मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रिएक्शन हो रहा है, और एक टाइप के जो रिएक्शन है, उनकी जो अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या है, वो करेंगे। तो क्या होगा? नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। कह रहा है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग दैट फोकस ऑन द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कैसे करना है, उसको हमें अब कोई रिएक्शन कराना है। अब इसमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम कोई बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या हो, बहुत बड़े बड़े काम होंगे। हमने कोई बड़े बड़े मिक्सचर बनाने, कोई नया चीज प्रोडक्ट तैयार करना है। तो जब वहाँ प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो हम कोई रिएक्शन करेंगे दो तीन चीजों का। तो वो रिएक्शन हमको कैसे करना है, कैसे डिजाइन करना है, ताकि हमको अच्छा आउटपुट मिले, और कैसे उसको बेहतर करना है। ठीक है, वो हम सारे पढ़ते हैं इसमें। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। द काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस फील्ड। अब ये इस फील्ड का, जब हम केमिकल रिएक्शन की इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इस फील्ड में हमको सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि इनकी जो गतिविधियां हैं रिएक्शन की, वो हमें पता होनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम उस अकॉर्डिंग इनको यूज करेंगे। तो ये हम इसमें इसलिए पढ़ते हैं। ये काइनेटिक ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हमको उसका ज्ञान हो सके, as it deals with the rates of at which these reaction occurs and how they can be manipulated to achieve desired outcome। कह रहा है हम इससे क्या अध्ययन करते हैं? इनका रेट का अध्ययन करते हैं। रेट क्या होता है? दर। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट क्या होता है? हम कहते हैं अंकल इसका रेट क्या है किसी चीज का, तो क्या तुम समझते हो इसका मतलब? रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है, जैसे हम पूछे अंकल आलू क्या रेट बेचा, तो अंकल समझ जाते हैं कि 1 किलो आलू का रेट पूछ रहा है। रेट का मतलब एक से डिफरेंट होता है। रेट का मतलब होता है, जैसे हम अंकल आलू पूछा तो वो समझते 1 किलो। एक वो होता है फिक्स होता है रेट, पर किलो, पर सेकंड। अगर हम रेस की बात होगी तो पर सेकंड की बात होती है। अरे इकाई से उसको तुलना होती है, इकाई से 1 किलो, 1 मीटर, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चला, वो होती है स्पीड का नापते, तो 1 घंटे में कितना गया, 1 सेकंड में कितना गया, तो स्पीड का रेट हो गया। 1 रुपये में कितना आया, वो उसका रेट हो गया। 1 किलो कितने रुपये का पूछा अंकल, 10 रुपये में कितना आएगा, तो 1 रुपये में कितना, पर रुपया रेट हो जाएगा, और पर किलो रेट हो गया। ये होता है रेट। वो होता है इकाई पे, उसकी कोई इकाई मानी जाती है कि कितने में वो होता है, माना जाता है। जैसे सोने का रेट होता है पर 10 ग्राम। सोना क्या चल रहा है? कहेंगे 75 रुपया तोला। तोले का मतलब 10 ग्राम, तो वो रेट होता है। जैसे यहाँ पर बहुत हमारा रेट का बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल है। तो रेट का मतलब इकाई से उसकी तुलना समझ लें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, उसका रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट क्या देखेंगे हम? रिएक्शन रेट देखेंगे समय के हिसाब से, कि ये इतने सेकंड में कितना हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो रेट का अध्ययन करें। दूसरी चीज, दीज रिएक्शन अकर्स, कितने देर में रिएक्शन होते हैं, और हाउ दे कैन बी मैनिपुलेटेड, हम कैसे इनको मैनिपुलेट करना, मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा तेज कराना है, स्लो कराना है, वो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वो हम किससे पता करते हैं? जब हम इसके काइनेटिक्स के बारे में, रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हमको उसके काइनेटिक्स का पता होगा, तभी हम ये चीज कर पाएंगे कि इसका समय कितना लगता है, उसका हमें पता चल जाएगा। और समय को कम ज्यादा करना है, एडजस्ट करना है कि इतने देर में काम हो जाना चाहिए, तो वो भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ताकि हमारा जो एक आवश्यकता है, हमें पता है आज के दिन में हमको नॉर्मली हम क्या करते थे, हमको कोई भी प्रोडक्ट हम 5 आइटम पर डे निकालते थे, परंतु आज हमें बड़ा ऑर्डर मिल गया, आज हमको 10 निकालना है, तो हमको रेट पता होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी चीजों को उस हिसाब से बढ़ा देंगे। तभी तो हम पढ़ेंगे, हमको पता होगा सारी चीजें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमको रेट उसका पता होना चाहिए। काइनेटिक्स का, काइनेटिक्स मतलब उसकी गतिविधियों का, उसकी गति का।
Here's an overview of how reaction kinetics fits into chemical reaction engineering. अब यहाँ हम बताएंगे इसके बारे में कैसे जो हमारे को एक जब काइनेटिक्स है ये केमिकल रिएक्शन के वो केमिकल इंजीनियरिंग में कैसे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में कैसे एकदम फिट बैठता है, मतलब कैसे इसका यूज होता है केमिकल, मतलब ये ठीक है। अब इसका अगर हिंदी में हम पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सजाती प्रतिक्रिया की गतिकी। काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस मतलब सजाती मतलब एक ही जाति की टाइप के, कोई राव से राव थी नहीं हो तो वैसे ही एक ही टाइप के परिवार में एक ही जैसे गुण है, वो बोलते हैं। और दूसरी चीज रासायनिक प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है। ये क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग मतलब रासायनिक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग केमिकल की एक ऐसी ब्रांच है जो रासायनिक रिएक्टरों के डिजाइन और अनुकूलन का ध्यान के लिए क्या करती है, कैसे रासायनिक जो रिएक्टर बनते हैं उसको कैसे डिजाइन करना है और कैसे उनको जैसे हम ढलना चाहें, अनुकूलन मतलब हम हमारे लिए सही हो, हमारे अनुकूल हो, हम उस पर केंद्रित है। और सजाती मतलब होमोजीनियस जो रिएक्शन होते हैं कि गतिकी का काइनेटिक्स जो है इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो होमोजीनियस काइनेटिक्स रिएक्शन क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि यह उन दरों से संबंधित है, ये उन रेट्स, अब जो रेट्स में नहीं बोलते दर, उन दरों से संबंधित है जिस पर प्रतिक्रिया होती है, जिस दर पर जिस रेट पर प्रतिक्रिया होती है उस पर ये रिलेटेड है, उससे संबंधित है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे हेर फेर किया जाए। अब हेर फेर मतलब हम अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, वो तभी होगा जब हमको इसका ज्ञान होगा। यह एक सिंह अवलोकन दिया गया है, मतलब कह रहा है यहाँ वो दिया गया है, ओवरव्यू दिया गया है कैसे प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग में फिट बैठता है, उसके लिए हल्की सा वो दिया गया है। ठीक है। अब इसमें पहला है अंडरस्टैंड रिएक्शन रेट। अब बात आगे वही कि रिएक्शन रेट क्या है, जो हम रेट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसी चीज को हम बार बार आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो रिएक्शन रेट क्या है, पहले इसको समझना है, प्रतिक्रिया दर को समझना। अंडरस्टैंड रिएक्शन रेट मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसकी रेट को हमको समझना है, ठीक है। तो इसका पहले रेट लॉ क्या है, अब इसका नियम क्या है, व्हाट इज द रेट लॉ। काइनेटिक्स इन्वॉल्व जो गतिकी है वो किस इन्वॉल्व माने शामिल है, डिटरमाइनिंग हाउ द रेट ऑफ ये रिएक्शन डिपेंड। इसमें क्या शामिल है कि हमको ये डिटरमाइन करना है, ये आकलन करना है कि हाउ माने कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे डिपेंड है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो उसका रेट है किस चीज पर निर्भर कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, कैसे उसका रेट निर्भर करता है, वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, प्रेशर पे निर्भर करता है, ठीक है, हवा पे निर्भर करता है, ओपन अच्छा होता है या क्लोज में कम होता है। ये तो अलग इन्वायरमेंट में बताया था ना, क्लोज रिएक्टर बताया था, शायद इसमें आगे आएगा। ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ये कैसे निर्भर करता है। एक तो ये हम आकलन करते हैं कंसंट्रेशन माने उसकी सांद्रता, पतला हो तब तेज होता है या गाढ़ा हो तब तेज होता है, तो कैसे निर्भर करता है, एक तो हम ये देखते हैं, इसका आकलन करते हैं। दूसरा था रेट लॉ एक्सप्रेस, जो रेट का नियम है, लॉ माने नियम, वैसे कानून बोलते हैं, लॉ का कानून कहते हैं, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, नियम, ठीक है। रेट लॉ का जो नियम है एक्सप्रेस करता है इसको इसको इसके बारे में एक्सप्रेस करना मतलब व्याख्या करता है उसकी, उसको हमको बताता है उसके बारे में, जिस रिलेशनशिप मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली ये हमें बताता है गणित में, इतना ये मिलाएंगे इतना ये मिलाएंगे तो ये जोड़ इतना हो जाएगा, इतना ये बनेगा इतना ये बनेगा, ये हमको मैथमेटिकली जो हमको ये लॉ है, रेट लॉ, वो समझाता है। ऑफन क्या है, ऑफन माने अक्सर बार बार क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किस फॉर्म में बताता है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है, इसको अगर हिंदी में पढ़े कि गति विज्ञान मतलब काइनेटिक जो साइंस है, गति विज्ञान मतलब समझना काइनेटिक्स इंजीनियरिंग में यह निर्धारित करना शामिल है कि किसी प्रतिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता माने कंसंट्रेशन, सांद्रता बोला था ना कि कंसंट्रेशन पतला मोटा, तो उसको बोलते हैं सांद्रता हिंदी में, पर कैसे निर्भर करती है, एक तो ये इसमें निर्धारित करता है ये जो काइनेटिक्स है हमारा इंजीनियरिंग। और दर नियम इस संबंध को गणितीय रूप में व्यक्त करता है, जो दर का नियम है, जो क्या है, रेट ऑफ लॉ है, वो क्या करता है, इसमें गणितीय रूप में व्यक्त करता है, मैथमेटिकल क्या फॉर्म में, वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, जो अभी आया था ना एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस माने वाला व्यक्त करना। अक्सर एक अंतर समीकरण के रूप में ये क्या होता है, किसमें दिखाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं अंतर समीकरण। तो इसने हिंदी में वो गलत लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैलकुलस, क्या बोलते थे मैं तो भूल जाऊँ, ठीक है, जो भी है, ये अंतर नहीं है, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इसने अंतर लिख दिया है यहाँ पे, उसने वैसे वो कर दिया, डिफरेंशियल आएगा जो भी है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इसको समझने के लिए प्रक्रिया को, अगर हमें रिएक्शन को समझना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कौन सा, द रिएक्शन रेट में डिपेंड, जो रिएक्शन का रेट हो किस पर डिपेंड कर सकता है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकता है, एक रिएक्टेंट के ऊपर या एक से ज्यादा हो सकता है, एक जैसा है नॉर्मल रहेगा, दूसरा का ज्यादा गाढ़ा होगा तो अच्छा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, कम गाढ़ा होगा तो कम होगा, ऐसा भी हो सकता है, कह रहा है। या फिर दोनों या दो से ज्यादा मिल रहे हो वो सारे, तो उनकी सांद्रता पर, उनके कंसंट्रेशन पर भी निर्भर कर सकता है, करता है।
द रिएक्शन कर सकता है, मेड आ गया ना। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। कह रहा है रेट लॉ में जो उसकी पावर होती है, उनकी घातांक होती है, उनके योग के बराबर होती है। ओवरऑल रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन का जो उनकी सांद्रता की घातांक होती है उसके रेट उसके जोड़ के बराबर होती है रेट लॉ के अनुसार। प्रतिक्रिया दर एक या अधिक अभिकारकों माने रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर हो सकती है। प्रतिक्रिया की समग्र क्रम जो ऑर्डर है द नियम ऑर्डर वो जो रिएक्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सांद्रता की जो वो है पदों के घातों के ऊपर निर्भर करता है। सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। प्रतिक्रिया का कर्म ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ constants. These constants are specific to each reaction and vary with temperature, pressure, and presence of catalysts. रेट कांस्टेंट, अब रेट कांस्टेंट क्या, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं आगे जाके डिटेल में आएंगे, ठीक है। रेट कांस्टेंट, दीज कांस्टेंट आर स्पेसिफिक टू ईच रिएक्शन एंड वेरी विथ तरह, ये अलग अलग रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब एक रिएक्शन के लिए ये होगा तो दूसरे रिएक्शन के लिए दो होगा, अलग अलग रिएक्शन में स्पेसिफिक मतलब खास अलग अलग होते हैं, ठीक है। आई समझ में, ये कांस्टेंट अलग अलग उसके लिए द दीज कांस्टेंट आर स्पेसिफिक टू ईच रिएक्शन एंड वेरी विथ, और फिर किसके साथ साथ वेरी करना मतलब चेंज होते हैं किसके साथ, जो हमने बताया कि कांस्टेंट स्पेसिफिक है, परंतु अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बदल जाएगा, वेरी करता है कह रहा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर दबाव के साथ, एंड किसके साथ, द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट माने हम कोई चीज ऐसी डाल देते हैं, जैसे हम देते जल्दी गल जाएगा करके नमक डाल देते हैं दाल में, जल्दी गल जाएगा, वो क्या है, कैटालिस्ट है, भले हमारा टेस्ट भी है, तो ऐसी कई चीज डाल देते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा करके, जैसे किसी में सोडा डाल देते हैं जल्दी गल जाएगा करके, तो क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट माना होगा उत्प्रेरक, उसमें तेजी आता है, उसको उत्प्रेरित करता है काम करने के लिए। जैसे तो बच्चे झगड़ा तो कहता था वो क्या है, कैटालिस्ट है, उत्प्रेरित कर रहा है उसको, ठीक है। तो इसे ये कह रहा है स्थिरांक माने कांस्टेंट प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, कह रहा है जैसे स्पेसिफिक होते हैं मतलब विशिष्ट होते हैं, और तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर एंड उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की उपस्थिति के साथ बदलते हैं। जैसे इसकी उपस्थिति होती है, अब धूप में किया तो वो उसका जो कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ कांस्टेंट होगा अलग होगा, अगर उसको छाया में करोगे तो अलग होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर करोगे अलग होगा, कम टेम्परेचर पर करोगे अलग होगा, ज्यादा दबाव में करोगे अलग होगा, कम दबाव में करोगे तो अलग होगा, अगर उसमें कोई कैटेलिस्ट मिला दोगे तो अलग होगा, नहीं मिलाओगे तो अलग होगा। ये उसका जो रेट ऑफ कांस्टेंट दर का स्थिरांक, दर के बारे में हमने कितनी चीजें पढ़ी, रेट रेट लॉ पढ़ा उसके बारे में, और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, और रेट ऑफ कांस्टेंट पढ़ा। अब है एक्सपेरिमेंट काइनेटिक्स, प्रायोगिक गतिकी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल है प्रायोगिकी माने, प्रायोगिक माने एक्सपेरिमेंटल। करेक्ट डाटा कलेक्शन, अब हम कैसे करते हैं सारी चीजें, अभी ये बता जब हम प्रैक्टिकल से, अभी तो ये थ्योरी में बता रहे हैं सारे। अगर हम जब एक प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डिटरमाइनिंग द रेट। अब ऊपर बात हो रही थी रेट लॉ की, बात हो रही थी, अब रेट लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हमको रेट लॉ में क्या कर इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट अंडर वेरियस कंडीशन एंड मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अगर दर नियमों के निर्धारण करने के लिए हमें विभिन्न परिस्थितियों मतलब अलग अलग उसमें हालातों में, जैसे अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग प्रेशर में, दबाव में, और अलग अलग कैटालिस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, उसके आकलन हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग समय में जो रिएक्टेंट होंगे उनका हमको सारी चीजें लेनी पड़ेगी, और उनके अलग अलग किसमें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का भी तो अभी आ रहा था ना कि उसका जो पावर होती है उनके क्षमता पर ऑर्डर डिपेंड करता है, तो वो भी हमें अलग अलग कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेट था उसमें, क्या रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर उसका थोड़ा सा कम ज्यादा कर दिया, फिर रिएक्शन नोट किया, फिर नोट किया। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जब प्रैक्टिकली करते हैं तो ये सारे डाटा हम इकट्ठे करते हैं अपने पास, तभी तो हमारे पास हमको नॉलेज होगी, उस अकॉर्डिंग हम फिर रखेंगे कि भाई ये इतना कंसंट्रेट है तो इस हिसाब से होता है, इतना टेम्परेचर है तो इस हिसाब से होता है। तो हमें सारी डाटा कैसे रखते हैं, सारे करने के बाद ही रखते हैं, पहले ये सारे टेस्ट करते हैं, फिर ये डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम मैकेनिज्म एजुकेशन। अब एजुकेशन का मतलब पहली चीज बताओ, एजुकेशन का मतलब वो सारे ज्ञान उसके पास होता है, समझदारी उसके पास होती है। एक्सपर्ट एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अरे ये तो बंदा एजुकेटेड है लगता है, मतलब वो समझदार लगता है, उसको सारी चीजें पता है। तो कह रहा है कि मैकेनिज्म, इसकी क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या वो है क्रियाविधि स्पष्टीकरण, वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द डिटेल स्टेप, अब कब क्या करना है वो उसको पता होना चाहिए। जो मैकेनिज्म है एजुकेशन का, जब उसको किसी को हम कहेंगे एजुकेटेड है, इसको एजुकेशन है गतिविधियों का, तो उसको क्या होता है कि
क्या क्या करना है, कब क्या क्या करना है, इसको उसको पता होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो जो एक एलिमेंट्री स्टार्टिंग में बेसिक रिएक्शन होता है, उसका भी उसको पता होता है। दैट मेक अप द ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर तुमको उसका स्टार्टिंग है, उसका जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो पता है, तुम बड़े बड़े रिएक्शन तभी तो कर पाओगे। तो एक तो तुमको इसका हर एक स्टेप का पता होना चाहिए। और प्रिडिक्टिंग द, प्रिडिक्ट माने पूर्वानुमान लगाना, जैसे कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, वो लगाता है कि अब वो होगी 2 दिन बाद बारिश होगी, भविष्यवाणी प्रिडिक्ट करना। तो वो तभी कर सकता है जब उसको नॉलेज होगी, तभी बता सकता हो इतने देर में होगा, ऐसा होगा, ये क्वालिटी होगी, ये निकलेगा, सारा बता देगा। वो जब उसको इस सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तभी बता पाएगा। एंड ऑप्टिमाइजिंग रिएक्टर परफॉर्मेंस, और जो रिएक्टर का है, रिएक्टर बताया मैंने जहाँ वो काम हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस को वो बेहतर कर सकता है। अच्छी जल्दी भी होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, सस्ता भी होगा। इस तरह के वो तभी कर सकता है जब उसमें एजुकेटेड होगा। आए समझ में? ये तू ये चीज़ों को नोट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ। ये स्टेप, ये सारी स्टेप नोट करना, किसके अंदर क्या बताया वो बाद में नोट कर देना। अभी केवल हेडिंग को नोट कर ले। ये जैसे मैकेनिज्म एजुकेशन के बारे में मैंने बताया, डाटा कलेक्शन के बारे में बताया, ये किसके अंदर बता रहे हैं तेरे को, एक्सपेरिमेंटल काइनेटिक्स के बारे में बता रहे हैं। नाउ रिएक्टर डिजाइन, अब आ गया रिएक्टर डिजाइन, जिसके लिए हमने सारी चीज पढ़ रहे हैं। पहले हमने लॉ पढ़ा उसके बारे में, उसका उसके बारे में पढ़ा, उसका ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बारे में, ये उसके स्थिरांक के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब हमने पहले एक्सपेरिमेंटल पढ़ा, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारी चीज पाने के लिए रेट कांस्टेंट का पता करना हमें, उसका रेट उसका दर का करना है, किस उसका ऑर्डर पे है, ऑर्डर रिएक्शन का करना है, और रेट लॉ के बारे में पता करना है। सारी चीजें हम कैसे करेंगे, जब हम सारी चीजें डाटा कलेक्शन करेंगे, प्रैक्टिकली काम करके डाटा कलेक्शन करेंगे, तभी हमको सारी चीजें पता होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, और ये सारा मैकेनिज्म एजुकेशन होता है, और हमें इस चीज से क्या पता है, हम एजुकेटेड होते हैं, हमें सारा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर हम जहाँ पर जाकर पहुंचते हैं, तीसरा स्टेप बनता है हमारा किसका, अब हम क्या करेंगे, रिएक्टर को डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्टर को डिजाइन करेंगे। तो रिएक्टर डिजाइन में क्या होता है, बैच रिएक्टर्स। अब बैच रिएक्टर्स मतलब बैच मतलब एक बैच समूह हो जाता है। ऐसे भी रिएक्टर होते हैं जिनमें कई एक साथ वो होती है। तो क्या कह रहा है, सिंगल एंड यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल रिएक्शन। ये क्या है, बहुत साधारण है बैच रिएक्टर, और सिंपल है, और यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल रिएक्शन, जो छोटे मात्रा में रिएक्शन होते हैं उनके लिए ये क्या है, उपयोगी है। रिएक्शन और दो विथ कंप्लीट काइनेटिक्स और कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स, और उनके लिए जो सही है जो कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स है, जिनमें जटिल क्या है, गति 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 है। where the concentration change significantly over time, जहाँ concentration change भी होता है significantly, ठीक है, जहाँ उनकी सांद्रता क्या होती है, समय समय पर बदलती, कभी गाढ़ा होता है, कभी पतला होता है, कभी कुछ होता है, वहाँ ये यूजफुल होता है। कौन, बैच रिएक्टर। इसको हिंदी पढ़ेंगे। छोटे पैमाने की जो रिएक्शन होते हैं, या जटिल जो गति की, जटिल काइनेटिक्स यानी कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स वाली रिएक्शन के लिए ये सरल और उपयोगी है, जहाँ समय के साथ साथ क्या चलता है, विथ क्या कह रहा है, इसके साथ ये सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, यानी समय के टाइम जहाँ सांद्रता परिवर्तित हो रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली मतलब बार बार काफी ज्यादा परिवर्तित हो रही है समय के साथ साथ, तो वहाँ क्या यूज होता है, बैच रिएक्टर, ठीक है। अब दूसरा रिएक्टर कौन सा है, कंटिन्यूअस स्ट्रैड टैंक रिएक्टर। ये कहते हैं सतत मिश्र, स्ट्रैड माने होता है स्ट्रैड, स्ट्रैड स्ट्रैड माने स्ट्रैड माने मिश्रित, और कंटिन्यूअस माने सतत, जो कंटिन्यू है चल रहा है, जिसमें जो बीच में रुकता नहीं है, उसको बोलते हैं सतत, ठीक है, कंटिन्यू बोलते हैं। और स्टेरॉइड माने मिश्रित टैंक रिएक्टर, इसको बोलते हैं CSTR। ये देख लो, और ऊपर वाला था, ऊपर वाला तो शॉर्ट फॉर्म दिया नहीं है इसमें, इसका देना CSTR बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। CSTR क्या होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टेरॉइड क्या है, टैंक रिएक्टर। ठीक है, समझ में। ये यूजफुल फॉर रिएक्शन दैट रिक्वायर्ड कांस्टेंट मिक्सिंग, जो एक कांस्टेंट एक टाइप का होना चाहिए, ठीक है, मिक्सिंग होना चाहिए, वहां इसकी जरूरत होती है। एंड वेयर स्टेडी स्टेट कंडीशन आर प्रिपेयर्ड, जहाँ जो स्टेज है, स्टेट हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो भी चीजें हैं वो क्या है, स्थिर हैं, उनमें चेंज नहीं आ रहा है, वहाँ ये यूज होता है। चीज भी हमको एक ही टाइप की चाहिए, ठीक है, और जो वहाँ माहौल है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो उसमें भी चेंजिंग नहीं आ रहा, वहाँ इनका प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि उन प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी है जिनमें निरंतर मिश्रण की आवश्यकता होती है, निरंतर चाहिए हमें मिश्रण, ठीक है, कॉन्स्टेंट मिक्सिंग चाहिए, मतलब निरंतर के मिश्रण चाहिए, और जहाँ स्थिर अवस्था में स्थितियां बेहतर होती हैं, जहाँ अवस्थाएं चेंज नहीं होती हैं। ये सारे हेडिंग लिखना, अपने मन से लिखना बात है। अगला है प्लग फ्लो रिएक्टर, PPR, प्लग और फ्लो, PPR कह रहा है सूटेबल फॉर रिएक्शन, उन रिएक्शनों के लिए सूटेबल होता है, उन प्रक्रियाओं में वो है अनुकूल है, सूटेबल माने अनुकूल है, वेयर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट, जो कंसंट्रेशन सांद्रता की जो ग्रेडियंट है, मोटाई है, जो हम कहते हैं गाढ़ा पतला, उसके ग्रेडियंट नापते हैं, इतना मोटा इतना पतला, वो कलर लेंथ के हिसाब से, लेंथ ऑफ द रिएक्टर, रिएक्टर के लेंथ के हिसाब से चाहिए होती है, कि जो हमारा रिएक्टर है ना, उसकी लंबाई के हिसाब से जहाँ हमको सांद्रता की ग्रेडियंट चाहिए होती है, कि पूरा वहाँ से वहाँ एक जैसे सांद्रता होनी चाहिए, वहाँ ये रिएक्टर अच्छे काम करते हैं।
ऑफन बार बार यूज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जब जब बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वहां इसका यूज होता है। इसमें कह रहा है वन कहाँ होता है, हिंदी में बता रहा है कि वन प्रक्रिया वन रिएक्शन में होता है कि उपयुक्त है जहाँ रिएक्टर की लंबाई के साथ रिएक्टर की लंबाई के सांद्रता प्रवणता महत्वपूर्ण होती है। उसकी प्रवणता हमको एक जगह नहीं चाहिए, पूरी उसकी लंबाई में वो होनी चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए कंसंट्रेशन का। अक्सर बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रक्रिया में इनका उपयोग होता है लार्ज स्केल में। तो इसने क्या बताया, ये है पीपीआर कहाँ होता है, लार्ज स्केल में, और बैच रिएक्टर कहाँ यूज होता है, स्मॉल स्केल में। पहली बात है। और जो बीच वाला है उसने ये बताया, कह रहा जहाँ आपको एक कंटिन्यूस लगातार एक कोच का मिक्सिंग चाहिए होता है, तो वहाँ हमें इसका यूज करते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि वहाँ में भी कंटिन्यूस अभी उसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गए 3 रिएक्टर के डिजाइन। ठीक है, अब मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। अब जो सिमुलेशन आपको बताया तेरे को मैंने, सिमुलेशन माने जो हम प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसे बोलते हैं सिमुलेशन। और यही के कह रहा है मॉडलिंग करनी है या सिमुलेशन करना है किसका, रिएक्टर का। तो कैसे करना है, मैथमेटिकल। एक मॉडल क्या होता है, मैथमेटिकल। हमने थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। इतना किलो ये डालेंगे, इतना किलो डालेंगे, इतना किलो इतने किलो बन जाएंगे, होता है ना। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पता नहीं कितनी बनी, तो बात की बात। हाँ, नहीं नहीं, वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन काइनेटिक्स के आधार पर गतिविधियां हमने उनका अध्ययन कर दिया, उनका हमको ज्ञान हो गया, उनके आधार पर हम क्या करते हैं फिर, मॉडल्स आर डेवलप्ड टू प्रेडिक्ट रिएक्टर परफॉर्मेंस। हम उससे क्या अनुमान लगते हैं, जो हमारा रिएक्टर है उसका परफॉर्मेंस का हम क्या लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना और इस क्वालिटी का हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसका परफॉर्मेंस ये होगा। जैसे कोई हम किसी से हमने कोई चीज काम कराया, रिएक्टर बन रहा है, उससे कहेंगे कितना निकल हो जाएगा काम इसमें, वो तो कोई ना, आराम से इतना निकल जाएगा, ये बोलते हैं वही। ठीक है, तो वो कैसे करता है सारी चीजें, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करता है। दिस इंक्लूड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे करता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, और वो उसको पता है कि इतना इसका डाया है, इतना इसका ये है, इतना यहाँ से ये जाएगा, इतना यहाँ से ये आएगा। वो सारे को डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो रेट लॉ है, उस हिसाब से फिर वो निकाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन दैट डिस्क्राइब हाउ कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम एंड स्पेस। और उसमें ये भी लिखा जाता है कि जो कंसंट्रेशन और कैसे चेंज होता है समय और स्पेस जगह के बराबर, रिएक्टर बड़ा होगा तो कंसंट्रेशन हो सकता है चेंज हो जाए, उसका ग्रेडियंट अलग हो जाएगा, और कम जगह होगा उसका कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा। और वैसे वो कह रहा है टाइम के साथ। तो गणितीय मॉडल जैसे हम कह रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल को क्या कर रहा है, अगर इसको हिंदी में हम जानेंगे तो कह रहा है रिएक्शन काइनेटिक्स के आधार पर रिएक्टर का क्या करते हैं हम, उसका जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन माने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस की भविष्यवाणी मीन्स प्रेडिक्ट करते हैं के लिए मॉडल विकसित किया गया है गणितीय आधार पर। इसमें क्या करते हैं कि जो वही है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हल करना शामिल का को सॉल्व करते हैं, जो यह वर्णन करते हैं, जो कि इस चीज को डिफाइन करता है कि समय और स्थान के साथ सांद्रता बदलती है। वो भी ये भी डिफाइन करता है कि टाइम के साथ और स्थान के साथ जो होती है उसकी कंसंट्रेशन होता है वो चेंज होता है। अब है इसका सिमुलेशन क्या है। अब सिमुलेशन को मैं तेरे को बता रहा था, जो हम अक्सर करते भी हैं। मैंने देखो कराया था सिमुलेशन, नहीं कराया, दिखाया था ना सिमुलेशन का किसी ने, ये प्रैक्टिकल दिख तो रहा था ना सिमुलेशन का। एक वो उसमें मैंने हीट ट्रांसफर का किस टाइप को दिखा रहे प्रैक्टिकल सिमुलेशन करा रहे थे जो, हाँ, उसमें क्या दिखा रहा था, वो पूरी चीज नहीं जो कुछ दिखा रहा था। चलो जो भी था, सिमुलेशन का मतलब वही है कि हम सारी चीज़ों को एक स्क्रीन पर लाके देखते हैं, पहले करके क्या हो रहा है, डाटा को लेके वो कर देखते हैं कंप्यूटर में, वो ये बताया था। द कंप्यूटेशनल टूल्स, हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटेशनल टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं सारी चीजें। एंड देखो आगे बोल दिया, एंड सॉफ्टवेयर आर यूज टू सिमुलेट रिएक्टर बिहेवियर। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं और टूल्स होते हैं जिससे हम रिएक्टर के बिहेवियर का क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं, और ऑप्टिमाइज द कंडीशन, और उसकी कंडीशन को उस अकॉर्डिंग बेहतर करते हैं। एंड स्केल अप, और वो स्केल अप करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको स्केल अप करते हैं, तेजी लाते हैं उसमें, या स्केल डाउन मतलब उसमें उसको धीमा करते हैं, फ्रॉम लेबोरेटरी टू इंडस्ट्रियल स्केल। और लेबोरेटरी से फिर उसको कैसे करते हैं, इंडस्ट्रियल, पहले ऐसे सारे कहाँ करते हैं लेबोरेटरी में, उसी हिसाब से फिर कहाँ करते हैं इंडस्ट्री में। तो वो पहले हम कहाँ देखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में। तो जो मैं तेरे को बता रहा था सिमुलेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम सारी चीजें देखते हैं। अब बात आई वो जो मेन इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट क्या है, बात आई मैं बता रहा था, कैटलिस्ट प्रेशर टेम्परेचर, एक कैटलिस्ट की बात आई, वो समझने की बात है। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरणा, उत्प्रेरण करता है उसको, एक वो कहता है उकसाता है। तो कैटलिस्ट इज मैनी होमोजेनियस, माने एक तरह के जो रिएक्शन होते हैं आर कैटेलाइज्ड टू इंक्रीज दियर रेट, उनका रेट को बढ़ाने के लिए। रेट को बढ़ाने का मतलब पहले 1 रुपये में 1 किलो आलू आ रहा था, तो कैटलिस्ट डाल के हो जाएगा 1 रुपये में 1.5 किलो आलू हो जाएगा। कहने का मतलब ये रेट बढ़ाने का मतलब ये। अंडरस्टैंडिंग द काइनेटिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन का जो हमने काइनेटिक का जो गतिविधियां उनको समझना है। इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट लॉ एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो वो है मैकेनिज्म माने क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप उसको समझना है, और जो उसका जो रेट लॉ है वो हमें पता होना चाहिए। तो उस फिर और हमको जो कैटलिस्ट है
वो उसका पता होना चाहिए कि इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें तेजी ला सकते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कई समरूप अभिक्रियाओं में, समरूप माने सजातीय, एक तरह की जो अभिक्रिया, समरूप सजाती कुछ भी कह सकते हो, मतलब एक तरह की, जिनका एक जैसा रूप है, जिनके एक ही जाति है, एक ही वो है, होमोजेनियस समझ समझ लें। ठीक है। वो कह रहा है कि उसके दर रेट बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, हम उसको उत्प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं और दो नहीं कहते हैं, तालियां बजाते हैं, वो करते हैं, वो क्या है, कहते हैं उत्प्रेरक। कहता है अभिक्रियाओं की गतिकी को समझने में यह अध्ययन करना शामिल है, उसमें यह अध्ययन करना शामिल है कि उत्प्रेरक किस प्रकार दर नियम और अभिक्रिया तंत्र मतलब वही है कि मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म को कहते हैं अभिक्रिया तंत्र, को इफेक्ट करता है। तो उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता है दर पर, ऐसा ना हो कि उत्प्रेरक आ जाए और दर और स्लो होगी, हमें पता होना चाहिए ना, तब हमें स्लो करना है तब डालना चाहिए। तेज करता है तो तेज करने वाला डालना चाहिए, कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होंगे जो स्लो कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तेज कर देते हैं, तो उस हिसाब से हम डालते हैं। आप कह रहे हैं कैटलिस्ट का डिजाइन कैसे करते हैं, कैटलिस्ट ये नहीं है कि डालने वाली बात नहीं होती है, अगर हम कई चीज, अगर तांबे के बर्तन में पानी डालते हैं, कहते हैं ना पानी पीना चाहिए तांबे का बर्तन का, वो भी कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का काम करता है, तो उससे कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहते हैं सिल्वर के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या है, बर्तन तो वही है, बर्तन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो वही जो जो हम बनाएंगे रिएक्टर को, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो किस मेटेरियल का बनाएंगे, ताकि हमारे रिएक्शन में क्वालिटी अच्छी आए, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो वही बता रहा डिजाइन में, जब हम कैटलिस्ट का डिजाइन करेंगे, द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को बेहतर करना और उसका डिजाइन करने के लिए रिक्वायर डिटेल काइनेटिक स्टडी, हमको डिटेल में मतलब विस्तार से काइनेटिक स्टडी, हमको काइनेटिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी, गतिविधियों की स्टडी करनी पड़ेगी, टू इंश्योर, ये निश्चित करने के लिए दे आर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकली वाइबल, ये प्रभावशाली हों और एक वो हों, इकोनॉमिकली मतलब पैसे के हिसाब से भी सही हों, वाइबल मतलब अलाउ करती हूँ, पता चला कि पैसा बहुत खर्च कर दिया, हमने सोने का बना दिया, अरे समझ में, तो बाइबल का मतलब होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, मतलब व्यवहारिक होना चाहिए। तो इसका उत्प्रेरक के डिजाइन और अनुकूल के लिए विस्तृत हमको गतिज अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ये प्रभावी ढंग से, बहुत इफेक्टिवली माने प्रभावी ढंग से काम कर सकें, और इकोनॉमी करने वाले आर्थिक रूप से भी अच्छे हों, और बाइबल माने व्यवहारिक भी हों। आया समझ में। अब है टेम्परेचर, और ये तो हो गया कैटलिस्ट का, वो जो मैं बता रहा था इनका इफेक्ट कहाँ का पड़ता है। अब है टेम्परेचर और प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। कह रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट्स, तापमान और दबाव का प्रभाव। कह रहा है अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, अर्हेनियस इक्वेशन किसका है, टेम्परेचर के ऊपर है। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज डिस्क्राइब बाय द अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन से इसको डिफाइन किया गया है, इसको समझाया गया है, which help in determining how temperature change impact reaction kinetics। ये हमें मदद करता है कि जैसे जैसे तापमान बदलता है, ठीक है, वो हमारे रिएक्शन काइनेटिक्स में कैसे प्रभाव डालता है, इसका हमें उसे ज्ञान होता है, किससे, अर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है। अब ये कह रहा है, इसको हम हिंदी में समझेंगे, प्रतिक्रिया दरों पर तापमान का प्रभाव को अर्हेनियस अर्हेनियस समीकरण द्वारा वर्णित किया जाता है, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि तापमान जब चेंज होता है, परिवर्तन उसका प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में, काइनेटिक्स में कैसे इफेक्ट वो करता है। ठीक है। टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, साथ ही ये बताता है कितना टेम्परेचर बढ़ने में क्या होता है, इक्वेशन तो सारे बताएगा ना। अब आगे है प्रेशर। ठीक, आगे जो हम पढ़ेंगे ना डिटेल में इनको, ये तो अभी खाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम होमोजेनियस रिएक्शन का, ये पार्ट, इस पार्ट के अंदर क्या क्या है उन सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आगे इक्वेशन भी आएंगे सारे, आई समझ में। तो अभी खाली समझ रहे हैं क्या है, तो है प्रेशर का। तो कह रहे प्रेशर में क्या कर रहा है, और गैस फेसेस रिएक्शन। अब एक होता है, अभी ये क्या है, हम डायनेमिक में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि सॉलिड फेस कितने होती है, फेस होता है, जब फेस की बात करेगा तो ध्यान रखना, फेस का मतलब हमारे पास, हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अगर फेस की बात होती है तो हमारे पास हम सीधे आ जाएंगे, तीन फेस हैं, सॉलिड फेस, लिक्विड फेस, गैस फेस। ठीक है। तो अगर गैस फेस में प्रेशर वाली बात आती है, कह रहा है प्रेशर चेंज द सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स रिएक्शन रेट। कह रहा है ये प्रेशर जैसे हम चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज जैसे हम दबाव बदलते हैं, वो कर सकता है, कह रहा है सिग्निफिकेंटली माने एकाएक अफेक्ट, प्रभावित रिएक्शन रेट को प्रभावित कर सकता है, कह रहा है अचानक। एंड दिस मस्ट बी अकाउंटेड, और इन रिएक्टर, ये रिएक्टर में अकाउंटेड होना चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए, करना चाहिए, जब भी तुम रिएक्टर का डिजाइन कर रहे हो, रिएक्टर डिजाइन एंड ऑपरेशन, जब भी रिएक्टर को डिजाइन कर रहे हो उस समय ध्यान रखना है कि रिएक्टर हम जब डिजाइन करें इस हिसाब से करें कि प्रेशर का कितना प्रभाव किस हिसाब से पड़ेगा, और जब ऑपरेशन करेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर किस हिसाब से है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका प्रेशर चेंज हो रहा हो और बाद में हमारा जो मान लगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, तो भी ध्यान रखना है, खासकर किसमें, जब गैस वाला रिएक्टर वो रिएक्शन पूरा हो। आई समझ में। अब इसमें अगला स्टेप जब हम इसमें पढ़ते हैं होमोजेनियस काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन, तो उसका है सेफ्टी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब हमने वहां पे क्या भी ध्यान रखना है, सुरक्षा का भी और कम खर्चे का भी ध्यान रखना है। सुरक्षा और आर्थिक विचार क्या होते हैं, सेफ्टी में क्या, अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक्स हेल्प
in predicting and controlling the reaction condition to avoid hazardous सिचुएशन, कोई खतरनाक या नुकसानदायक सिचुएशन तो नहीं आ रही है। ये हमको मदद करती है सेफ्टी के अंदर। हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, डेंजरस तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं हो रहा है, तो आप इसको यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा इकोनॉमिक इफिशियंसी, तरह गतिकी को समझने के लिए सुरक्षा में हमको, जब हम काइनेटिक को समझते हैं तो खतरनाक स्थिति से बचने की के लिए जो रिएक्शन की कंडीशन होती है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, इफिशियंसी रिएक्टर, इफिशिएंट रिएक्टर डिजाइन, उसके लिए हम क्या करते हैं, इफिशियंसी के लिए हम ऐसा रिएक्टर डिजाइन करते हैं जो इफिशिएंट हो, अच्छी वो निकाले, जिसकी दक्षता अच्छी हो। बेस ऑन किसके बेस पर करते हैं हम, काइनेटिक्स से जो हमने डाटा इकट्ठे किए, पहले बताया ना प्रयोगिकी में प्रयोग करके हम डाटा इकट्ठे करते हैं, उसके बेस पर हम करते हैं हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग यील्ड। यील्ड माने होता है हमको जो उससे आउटपुट लेनी है उसको हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। एंड मिनिमाइज कॉस्ट, और जो रेट है, जो खर्चे हैं उनको कम से कम करना है। आया समझ में? तो इसमें हमने पढ़ा क्या, उसका थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा, इन समरी द काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन प्रोवाइड द फाउंडेशनल नॉलेज नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारा काइनेटिक होमोजेनियस है, जो गतिकी है सजातीय रिएक्शन की, वो हमें क्या करता है, जो नॉलेज देती है किसकी, जो मौलिक रूप से वो क्या फंडामेंटल है, बेसिक जो फाउंडेशनल है, जो शुरुआती है, फाउंडेशनल शुरुआती ज्ञान देती है, जो आवश्यक होती है हमारे लिए डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्टर को डिजाइन करने के लिए और उनकी उसको बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ रिएक्शन प्रोसीड, अब हम इससे क्या करते, क्या समझ में आता है कि रिएक्शन कैसे शुरू होता है, प्रोसीड होता है। हाउ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट, अलग अलग फैक्टर्स, जैसे बताया टेम्परेचर, जैसे बताया प्रेशर, जैसे बताया कैटेलाइस्ट, ये उसको कैसे इनका प्रभाव पड़ता है रिएक्शन रेट पर, वो हमको इससे पता चलता है, हमको ये समझ में आता है इसको पढ़ने से। केमिकल इंजीनियर्स कैन क्रिएट मोर इफिशिएंट एंड सेफर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसके ज्ञान से जो केमिकल इंजीनियर होता है वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छी दक्षता से और सुरक्षा से शायद क्या करता है, औद्योगिक जो प्रोसेस है, क्रियाएं हैं, वो करा सकता है। तो इसका हिंदी में है, संक्षेप में क्या है, सजातीय मतलब होमोजेनियस रिएक्शन काइनेटिक्स के जो है केमिकल रिएक्टरों के डिजाइन करने और अनुकूल वाले हमारे जो हमारे अनुकूल हमारे हिसाब से है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन को कह रहा है, ऑप्टिमाइजिंग माने जैसा हम चाहें हमारे हिसाब से, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग। करने के लिए हमें आवश्यक आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है और यह समझकर कि प्रतिक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, यानी रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। और विभिन्न कारक मतलब फैक्टर्स, कारक मतलब फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर रिएक्शन दरों पर, रिएक्शन रेट पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, जैसे मैंने कहा प्रेशर का, टेम्परेचर का और कैटेलाइज का। रासायनिक इंजीनियर यानी केमिकल इंजीनियर अधिक कुशल, मोर इफिशिएंटी से और सुरक्षा सेफ्टी से औद्योगिक प्रक्रिया को इसके पढ़ने के बाद, इसके ज्ञान के बाद करा सकते हैं। किसको पढ़ने के बाद, रिएक्टर इंजीनियरिंग को। तो ये था आज का टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तुम बना देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।